Hi guys, welcome back to my channel संगिनी ग्रुप फॉन्ट। माय नेम इज़ संगिनी गौतम और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इसका हमारा पार्ट 2 होने वाला। आज हम लोगों ने पार्ट 1 वाला जो लेक्चर था हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जल्दी से उस लेक्चर को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 वाला लेक्चर पढ़िएगा। ठीक है गाइस, हमारा जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है पार्ट 2 है हमारा जो लेसन नंबर 1 है वो है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा ये चैप्टर का नेम है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं की खोज के बारे में पढ़ लिया था, कोशिका के सिद्धांत के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिकाओं के प्रकार, कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना। ये सब के दिमाग में क्वेश्चन बनते होंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हाँ गाइस, एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, अब हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग कह रहे थे कि बता रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने टाइप्स की होती हैं हमारी सेल्स, है ना। कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स की होती हैं सेल। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। सरल रचना वाली, क्या सही से देखो, सरल रचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, बहुत ही सिंपल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, समझने में बहुत ही आपको सिंपल लगेगा फिगर। और उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है वो जटिल होती है। जटिल कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। वो अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें है। ठीक है गाइस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल। जो बैक्टीरिया होते हैं नीले हरे शैवाल होते हैं, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल दो, यानी कि उदाहरण दो। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, इनकी जो विशेषताएं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो केंद्रक होता है, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक पदार्थ हमारा जो 2nd नंबर का है लिखा हुआ है, केंद्रक पदार्थ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक पदार्थ होता है वो डीएनए का बना होता है, जिसमें प्रोटीन जुड़े नहीं होते हैं, ना ही हिस्टोन जुड़े होते हैं, है ना। ना ही इसमें हिस्टोन, ना ही प्रोटीन जुड़े होते हैं और ना ही इसके चारों केंद्र आवरण होता है, और हिस्टोन्स भी नहीं होते हैं। हिस्टोन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, वो भी अलग तरह की चीज़ होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और केंद्र आवरण के बारे में भी अभी जानेंगे। इस प्रकार की रचना को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। ये जो नेम है मैंने हाईलाइट आपके लिए कर रखा है, दिख रहा है ना आप सभी को? हेलो गाइस, आपको सब कुछ दिख रहा है ना? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, ये जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियोइड्स, ये जो नेम है इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोइड्स किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो रचना होती है, केंद्र आवरण जिसके चारों ओर नहीं होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, डीएनए अणु मुक्त रूप से कोशिका द्रव में पड़े रहते हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार
कि कोशिका द्रव में डीएनए कहाँ नहीं, डीएनए जो अणु होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो उसके बारे में भी बताना पड़ता है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। फिर और भी बताते हैं, देखो कोशिका द्रव में आरएनए अणु भी मिलते हैं। हाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है कि कोशिका द्रव में कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, तो बताना पड़ेगा कि डीएनए अणु और आरएनए अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हम लोग का थर्ड पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक बेसिक प्रोटीन तथा अर्थात बेसिक प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन्स भी कहते हैं। देखो मैंने बताया था ना, हिस्टोन भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ये एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं इस तरह के। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो होते हैं, हिस्टोन्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काइम और लाइसोसोम्स, ये भी नहीं पाए जाते हैं। देखो इन सब के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम, हाँ क्लास 9th के हो तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम नहीं कई बार सुना होगा, नेम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में अभी जाना नहीं होगा। अब आप लोग धीरे धीरे जानेंगे, अभी आगे इससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काइम, लाइसोसोम, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, अब अभी तो आप लोग बस नेम सुन लीजिए कि ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एक पादप कोशिका की संरचना देखेंगे। ठीक है, हाँ नहीं पादप नहीं, ये तो एक बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल कोशिका की संरचना के देखेंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना गाइस, ये एक बैक्टीरियल कोशिका है। देखो ये एक तरह की एक कोशिका है। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका है। ठीक, इस कोशिका में ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो पूंछ जैसा, नहीं पूंछ जैसे लग रहा होगा, चूहे की पूंछ है, चूहे की नहीं, एक बैक्टीरिया की पूंछ है, इसको बोलते हैं कसाबिका। क्या कहते हैं इस चीज़ को, ये जो पूंछ जैसा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं कसाबिका। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इस कोशिका की ये सबसे बाहर वाली, इस पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस, आई होप आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये वाली जो आपको डार्क ब्लू कलर से लाइन बाहर वाली दिख रही है, ये डार्क ब्लू वाली, ये डार्क ब्लू, ठीक, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये हमारी कोशिका की रक्षा करती है, बाहर की जो नुकसान हो जाते हैं। कई बार देखो हम लोग की स्किन क्या करती है, हमारी स्किन हमारी रक्षा करती है बाहर की चीज़ों से, कि कुछ हमें चोट ना लग जाए, चोट लगती है तो हमारी स्किन पे कट लगता है, अंदर का जो ब्लड होता है जिस स्किन की वजह से रुक जाता है और खून का थक्का भी जम जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो होने से बच जाता है ना। इसी तरह से हमारी कोशिका भित्ति भी होती है, हमारी कोशिका की अंदर वाली ये जो चीज़ें भरी हुई हैं इन सब की रक्षा करती है, कि भाई मैं आपकी रक्षा करूँगी, ये कहती है। ठीक है, अब देखो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर से लाइन दिख रही है ना, मोटी सी आपको दिख रही होगी आसमानी कलर की, उसको कहते हैं कोशिका कला। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, ये जो डार्क ब्लू से इस टाइप की ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना है, इसको कहते हैं मीसोसोम। देखो मीसोसोम लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना गाइस आपको। फिर उसके बाद आपको ये जो गुलाबी कलर के जो बबल्स दिख रहे हैं, गुलाबी कलर के आपको बबल्स दिख रहे हैं गाइस, इस बबल को कहते हैं हम लोग राइबोसोम्स। देखो ये जो पर्पल कलर का है, ये सब पर्पल आपको बहुत सारी जगह पे दिख रहा होगा, ये जो पर्पल कलर का ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं कोशिका द्रव, और राइबोसोम्स कोशिका द्रव में पड़े हैं ना। और उसके बाद फिर इसमें आपको ये जो लाइन है, इस वाली की लाइन को बोलते हैं, ये जो आउटलाइन इसकी दिख रही है इसको कहते हैं गुणसूत्री डीएनए। ठीक है, क्या कहते हैं, गुणसूत्री डीएनए। ठीक है, और इस वाली की जो आउटलाइन है टेढ़ी मेढ़ी, इसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को कोशिका द्रव के बारे में बताएंगे कि कोशिका द्रव है। ठीक है,
पर्पल कलर का जो भी है ये सब कोशिका द्रव्य है। ये जो आपको ब्राउन कलर की डॉट दिख रही है ये हमारा DNA है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना देख ली है। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अब कई बार देखो जब आप लोग टॉपिक पढ़ते हो तो इन सब का नाम आता है, आपके दिमाग में तुरंत लगता होगा ये सब होता क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये सब है क्या चीज़। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये फिगर बनाया है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। हाँ, अब ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है ना इसको फटाक से अपनी कॉपी पे बना लेना। ठीक है गाइस, अब हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब हम लोगों ने एक बैक्टीरिया कोशिका की संरचना जान ली है। अब हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। ये जटिल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। हाँ, ये तो हम लोगों ने अभी भी जाना था कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। फिर उसके बाद जिनमें केंद्रक पदार्थ DNA व क्षारीय प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो DNA होता है, जो केंद्रक पदार्थ होता है वो DNA और क्षारीय प्रोटीन से बना होता है। और तो और न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु का जाल सा बनाते हैं इनमें। इसके चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और तो और कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, लाइसोसोम ये सब पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जान लिया कि कोशिकाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, और तो बैक्टीरिया कोशिका की संरचना भी जान ली। अब हम लोग जानेंगे कि क्या जानेंगे। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा पार्टी, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही और जो हाईलाइट कर रखा है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, याद करना है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ओके, दिख रहा है ना बच्चा पार्टी? अब हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर जानेंगे। ये देखो ये सब ना एग्ज़ाम, ये जो अंतर है ना ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2 नंबर 5 नंबर इतने तक तो पूछा ही जाता है, ज़्यादातर 5 नंबर तक तो पूछा ही जाता है। तो फिर आप लोग को इस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ना है, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में और भी अच्छे नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में कैसी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एमिनो अम्ल से बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति होती है ना वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। एक सेलुलोज एक पदार्थ होता है उसकी बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे। क्या लिखा हुआ है? केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित नहीं होता है, पूर्ण विकसित पाया ही नहीं जाता है। आधा आधा मतलब आधा बना होता है, आधा ऐसे ही होता है, आधा बना होता है, इस टाइप में, है ना। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो बहुत ही पूर्ण विकसित होता है, सुगठित होता है, बढ़िया अच्छे से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे हमारे थर्ड पॉइंट में। क्या लिखा हुआ है? केंद्रक कला। केंद्रक कला के बारे में जानेंगे। जो केंद्रक कला होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? केंद्रक कला उपस्थित होता है। केंद्रक कला यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो केंद्रिका होती है, अब हम लोग आए हैं फोर्थ वाले पॉइंट में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रिका के बारे में। जो केंद्रिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यानी कि अनुपस्थित होती है।
और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका उपस्थित होती है यानी कि पाई जाती है। अब हम लोग क्या जानेंगे, गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल डीएनए के एक अणु से बनते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में याद रखिएगा, जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के केवल एक अणु से बनते हैं और हिस्टोन नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन को किस प्रोटीन से भी जानते हैं, बेसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन की दोनों मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग जानेंगे डीएनए के बारे में। जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में स्थित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक तरह की चीज़ है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें नहीं पाया जाता है यानी कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है यानी कि पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं पाया जाता है। और जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है यानी कि पाया जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, किस में आएंगे, देखो अब हम लोग आएंगे राइबोसोम में। जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 टाइप्स के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 80 प्रकार के। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि रसधानी के बारे में। रसधानी क्या, रिक्तिका के बारे में। ठीक है, इससे ये जो रसधानी होती है इसमें कोशिका अपना भोजन स्टोर करती है यानी कि संग्रह करती है। जो रसधानी होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों और ध्यान से समझिएगा कि ये जो अंतर मैं पढ़ा रही हूँ इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा ही काम आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ समझिए ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। जो कोशिका विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री प्रकार का होता है। असूत्री, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, इसको अभी तो फिलहाल अभी आप ऐसे ही समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कोशिका जो विभाजन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होते हैं जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो तरह के इनमें जीवाणु और नीले हरे जो शैवाल होते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में कवक, इन सभी और प्रोटिस्टा, इन सभी में कौन सी कोशिका पाई जाती है, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जंतु हो गया, पादप हो गए यानी कि पेड़ पौधे, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गए, इसमें ये सब में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों का अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा ये काम आएगा, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, आई होप आप लोगों को इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ, ओके, करूँ टर्न कर रही हूँ, ओके। अब हम लोग जानेंगे कोशिका कला के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो कोशिका कला
नहीं कोशिका कला नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस, कोशिका की संरचना के बारे में, ठीक है। जो कोशिका की संरचना के बारे में यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका आकार एवं आकृति, सेल शेप्स एंड साइज। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूरोनिमोनिया नामक वायरस सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका व्यास यानी कि डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। ओ माय गॉड, इतना छोटा सा कि हम लोग बहुत ही उससे इलेक्ट्रिकल जो माइक्रोस्कोप होती है ना उससे देख पाएंगे, इतनी छोटी सी कोशिका। अब सोचो, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये तो जीके का क्वेश्चन बनता है भाई कि प्लूरोनिमोनिया जो कोशिका होती है ये सबसे छोटी होती है। पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसके बारे में बताइए, तो इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, देखो कुछ कोशिका होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, और जैसे कि फ्लैक्स भी एक तरह क्या वो होती है जीवाणु, और हेम्प फ्लैक्स भी एक तरह की कोशिका होती है, जीवाणु नहीं कोशिका। और हेम्प कोशिका भी जो कि 500 मिलीमीटर से अधिक लंबी होती हैं। तंत्रिका कोशिका तो होती है 1 मीटर लंबी, है ना, तो ये भी काफ़ी लंबी होती है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो भी लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो सोच सकते हैं भाई आप कि कितना ज़्यादा बड़ी कोशिकाएँ, बड़ी से बड़ी भी पाई जाती हैं और छोटी से छोटी भी पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं होता कि हमेशा सारी कोशिकाएँ जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी भी होती हैं तो बहुत बड़ी भी होती हैं, ठीक है। और स्थिति एवं कार्यों के आधार पर कोशिकाएँ अलग अलग आकार की होती हैं। कई बार कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है तो वो अलग अलग अपने अपने काम के हिसाब से उनका साइज़ होता है। कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी, कुछ अंडाकार, कुछ बेलनाकार, कुछ घनाकार, कुछ नालाकार, कुछ बहुभुजी, चपटी, फीते के जैसी, और कुछ तस्तरी नुमा इस टाइप में होती हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कोशिका की संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइस। जो कोशिका की जो संख्या होती है, जैसे कि देखो आप लोगों ने ये तो जाना होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का शरीर किससे बना होता है, केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, केवल और केवल एक कोशिका। और जबकि बहुकोशिकीय क्या होती है, बहुकोशिकीय जो कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जिनका शरीर बना होता है। जैसे कि हम लोग, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए, इन सब का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर थोड़ी बना है। इन सब का शरीर एक से बहुत सारी अरबों खरबों करोड़ों इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है कि हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी सारी। तभी तो इतनी बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, तभी हम लोग को माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ता है ना गाइस। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में इनकी संख्या हजारों से करोड़ों तक हो सकते हैं। अनुमान है कि हमारा जो शरीर है लगभग 1000 खरब कोशिकाओं, ओ माय गॉड, इतनी सारी 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। सोच सकते हैं आप कि कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, है ना। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अब हम लोगों ने कोशिकाओं की संरचना पढ़ ली है और कोशिका की संख्या पढ़ ली है। अब पादप कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। जो पादप कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्याज की झिल्ली को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो जो प्रैक्टिकल वाली जो होती है लैब वाली माइक्रोस्कोप उससे, ठीक है, से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। जैसे कि इस टाइप में, अरे मतलब कि आयताकार, जैसे माचिस के डब्बे जैसी, ऐसे ऐसे लंबी, ठीक है। आयताकार तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की, लंबी इस टाइप की, इस तरह की कोशिकाएं उसमें दिखाई देती है। अगर आप लोग प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर आपको आयताकार